रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं अपने दोस्त राकेश के साथ राजस्थान घूमने के लिए गया था और जब मुझे पता चला कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा इलाका पड़ता है जिसे हॉन्टेड करार दिया गया है, तो मेरा दिल और दिमाग उस जगह की तलाश करने लगा। बाद में हम लोग रत्नागढ़ के करीब पहुंच गए और हमें पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। एक जोरदार चुप्पी के साथ साथ लाजवाब सन्नाटा भी अपने जोर पर था। आज रात के लिए मैं अपने दोस्त मुकेश के साथ उसी इलाके में निवास करने वाला था, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना था कि प्राचीन काल से पड़ी इस हवेली के सामने जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। उस जोरदार सन्नाटे के बीच मैं उस हवेली की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ के लोगों ने इस हवेली के पास जाने से पहले ही मुझे काफ़ी अजीब अजीब किस्से वो सुनाने लगे थे, जिनके सुनने के बाद एक पल के लिए मेरा भी मन नहीं हुआ कि मैं उस जगह पर जा सकूं। खैर, उस रात हम लोग हमारे किसी रिश्तेदार के घर रुक रहे थे जो रत्नागढ़ के एकदम करीब ही रहते थे, और जब एक बार फिर सुबह का वक्त हुआ तब हम दोनों सुबह के समय उस हवेली की ओर घूमने चल पड़े। देखने में वो हवेली काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जब हम दोनों उस हवेली के अंदर दाखिल हुए तो कुछ पल के लिए हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हवेली दिखने में जितनी पुरानी लग रही थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। उसके अंदर मौजूद अजीबोगरीब मूर्तियां थीं। उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। हालांकि हवेली के अंदर कचरा तो काफ़ी अच्छे से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस हवेली का दृश्य बेहद ही खूबसूरत था। मैं अपने दोस्त मुकेश के साथ उस पुरानी हवेली की गहराइयों के अंदर चलता रहा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक कंकाल दिखा। देखने में ऐसा लग रहा था मानो ये किसी इंसान का कंकाल है। असल में इसके पीछे की सच्चाई तो हम दोनों भी नहीं जानते थे, मगर हम दोनों के कदम लगातार उस हवेली के अंदर तक बढ़ते रहे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक मेरे दोस्त मुकेश का पैर किसी चीज़ के ऊपर लगा, जिस वजह से एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ के सुनते ही मैं झट से पीछे पलटा, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी वस्तु मौजूद नहीं थी। फिर इस आवाज़ का स्रोत कहाँ से आया? हम दोनों इसी बात के बारे में सोच रहे थे कि फिर हमने ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हमारे आसपास कोई ऐसा जानवर भटकता होगा जिसके मुंह से ऐसी अजीब आवाज़ सुनाई दी होगी। फिर हम दोनों उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। उस हवेली के अंदर हमें एक छोटा सा कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा भी बेहद छोटा ही दिखाई पड़ रहा था। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों को पहली बार देख रहा था, जिस वजह से मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। बाद में मैं डरते हुए उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे दोस्त मुकेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ खींचते हुए वो कहने लगा कि हो सकता है इस छोटे से कमरे के अंदर कोई जंगली जानवर मौजूद हो, जिसका खौफ इस एरिया में फैला हुआ है। शायद इसी वजह से इस कमरे को खुला छोड़ा गया है। मुझे भी अपने दोस्त की बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, जिस वजह से मैंने भी अपने फैसले में काफ़ी बदलाव किया और उसके अंदर जाने से अपने आप को रोक लिया। लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे कदमों में आकर अटक गया। उस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह एक अजीब भाषा में लिखा हुआ था। उस पत्थर को उठाते हुए मैं वहाँ से पीछे हट गया और पीछे हटने के बाद हमें कुछ सीढ़ियाँ नज़र आने लगी। उन सीढ़ियों के ऊपर एक रास्ता बना हुआ था जो शायद हमें इस हवेली की छत तक लेकर जाता था। लिहाजा मैं उसी रास्ते को पकड़ता हुआ उस हवेली की छत पर पहुंच गया। उस छत पर पहुंचने के बाद एक पल के लिए मेरा पूरा दिमाग हैरानी की राह में चल पड़ा। उस समय मैं पूरे तरीके से हैरान था। दरअसल मैंने देखा कि उस छत के ऊपर मुझे काफ़ी सारा कूड़ा करकट नज़र आ रहा था, जिसके अंदर अभी का फेंका हुआ कुछ ताज़ा कचरा भी था। अब सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि उस कचरे के ढेर में कुछ इंसानी अंग भी नज़र आ रहे थे, जो वाकई हर किसी को हैरान कर देने में सक्षम थे। तकरीबन 2 घंटे उस हवेली के आसपास मंडराने के बाद अब हम अपने इलाके की तरफ वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त हमारी नज़र एक बड़े से टीले के ऊपर गई। तो मैंने देखा कि उस टीले की खूबसूरती इस हवेली से थोड़ी अलग थी, जिस वजह से अब मेरा मन होने लगा कि एक बार हमें उस जगह पर घूमकर ज़रूर आना चाहिए। फिर मैं अपने दोस्त मुकेश के साथ उस टीले की तरफ चल पड़ा, जो यहाँ से बस कुछ ही कदम आगे ही था। इस बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं बार बार अपने पीछे की ओर पलटकर देखता ही रहा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया,
जो ये साबित कर रहा था कि हम दोनों के अलावा वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी नहीं है। इतना सब होने के बाद मैं अपने दोस्त मुकेश का हाथ पकड़ते हुए उसे रेतीली टीले पर लेकर पहुंच गया और उस टीले पर पहुंचने के पश्चात हमें वहां से चारों तरफ का नज़ारा इतना मनोहर और खूबसूरत लग रहा था मानो हमने अभी अभी स्वर्ग के दर्शन किए हों। राजस्थान इतना खूबसूरत था कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने इस हवेली के बारे में पहली बार ही सुना था, जिस वजह से मैं इस हवेली की असलियत से पूरी तरह से अनजान था। लेकिन जहाँ कुछ लोगों का ये कहना था कि इस हवेली के अंतर्गत कुछ भूतिया शक्ति वास करती हैं, मगर मैंने तो अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी जो पैरानॉर्मल हो सके। खैर मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उस टीले से नीचे उतर गया। और उस रेत से भरपूर टीले से नीचे उतरने के बाद हम लोगों के पेट में चूहों का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि अब हमें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त मुकेश एक साथ बैठकर उस खाने को एंजॉय करने लगे और खाना खाने के बाद अब हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। धीरे धीरे धूप भी बढ़ने लगी थी और उस बढ़ती हुई धूप के कारण वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं हमें नींद के आगोश में ले गईं। और जब तक हमारी आंखें खुलीं तो हमने देखा कि अब शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे। शाम के 6 बजने के बावजूद भी मंद मंद धूप ने गर्मी बढ़ा रखी थी, जिस वजह से अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उस छांव से बाहर निकल सके। पर हम वहीं पर एंजॉय करते रहे और फिर जब धीरे धीरे सूरज दिन के समय को ख़त्म करके एक अंधेरी शाम की चादर को आसमान में ढकेलने को अनुमति देने लगा, तब जाकर हम उस पेड़ के नीचे से उठे। और इस समय हमारी गाड़ी भी वहाँ पास के इलाके में मौजूद एक छोटे से गांव के अंदर थी, जिस वजह से हमें पैदल यात्रा तय करते हुए उस गांव के अंदर तक पहुंचना था। हम दोनों वहां से निकल पाते इससे पहले हमारा मूड चेंज हो गया और हम कुछ फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक बार फिर उस हवेली के करीब पहुंचकर कुछ फ़ोटो लेने लगे। अभी हम फ़ोटो खींच ही रहे थे कि अचानक ही मुकेश के हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। और कैमरा नीचे गिरने के बाद जब वो उस कैमरे को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने पाया कि वहाँ नीचे की तरफ एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी और उस सुरंग के नीचे एक दरवाज़ा भी मौजूद था। मुकेश तो ये सब देखकर काफ़ी अचंभित था कि एक सुरंग भी मौजूद है। हम दोनों उस सुरंग का मार्ग तलाशने के लिए नीचे बनी एक छोटी सी कुएं में पहुंच गए और उस कुएं में पहुंचने के बाद हम उस रास्ते की तरफ चल पड़े जो रास्ता उस सुरंग के आर पार जाता था। लेकिन जब हम लोग उस सुरंग के आधे रास्ते तक पहुंचे तो हमें मरे हुए जानवरों की कुछ भयानक सी बदबू आने लगी और उस बदबू को सूंघने के बाद मेरा मन विचलित होने लगा। मैं फटाफट उस सुरंग से बाहर निकल गया। एक तो एक खुफिया सुरंग इस तरीके से बनी हुई थी कि इसे एक मामूली इंसान के लिए देख पाना लगभग नामुमकिन था और ऊपर से यहाँ आसपास का इलाका भी एकदम वीरान था। और उसका मेन कारण था यहाँ पर फैली हुई एक दहशत। फिर उस सुरंग के बारे में बातचीत करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा अपनी छाँव को लेकर आसमान में छा गया। अब तो हमें चारों तरफ का दृश्य भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे के बीच मैं अपने दोस्त मुकेश को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा। हालांकि मुकेश भी जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था। छन की एक आवाज़ जिसने हमारे बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक दिए और इस आवाज़ को सुनते ही मुकेश एकदम से पीछे पलटा और उस हवेली की ओर देखने लगा। पहले तो हमें कोई भी नहीं दिखा, लेकिन जैसे हम एक बार फिर अपने सामने की ओर पलटे तो हमने पाया कि अब उस हवेली के दोनों दरवाजों के ऊपर आग से जली मसाले जल रहे थे। मैं भी हैरान हो चुका था क्योंकि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो अब हमें दिखाई दे रहा था। फिर हमें पीछे से एक आवाज़ आई, क्या हुआ, हैरान रह गए ना? ये सब इस हवेली की माया है। शायद तुमने एक गलत कदम उठाया। शायद तुम जानते नहीं हो कि रात में जो इस हवेली के अंदर अपने कदम पटकने की हिमाकत करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद मेरा तो पूरा शरीर थर-थर कांप उठा क्योंकि उसके चेहरे की मनहूसियत काफ़ी डरावनी लग रही थी। और उसके चेहरे को देखने के बाद मैं इस बात को साफ साफ जान पा रहा था कि मौत खुद मेरा इंतज़ार कर रही है। और फिर मेरी नज़र उसके पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसके पीछे की दिशा में सर कटे हुए काफ़ी सारे इंसान एक साथ मिलकर डांस कर रहे थे। इस हवेली का ये खौफनाक नज़ारा मेरे दिल में बैठ चुका था। उस समय मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। मैं पूरी कोशिश करते हुए उस हवेली के दरवाजे की तरफ भाग पड़ा और मेरा दोस्त मुकेश मेरे पीछे पीछे भागने लगा।
मैं तो किसी तरह उस हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि मुकेश उस दरवाजे से बाहर निकल पाता कि उस हवेली का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। और फिर कुछ देर के बाद ही मुकेश के रोने और चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ का पूरा माहौल गूंज उठा। ये आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल दहल गया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं अपने दोस्त को उसी हवेली के अंदर छोड़कर वहाँ से लौट आया, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जान चुका था अगर मैं भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका तो फिर मेरी भी वही दशा होगी जो मेरे दोस्त की हुई थी। मैं उसी इलाके में पड़ने वाले उस गांव में पहुँच गया और घर आने के बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को इस पूरी घटना के बारे में बताया तो वो सभी मुझ पर गुस्सा करते हुए बोलने लगे कि तुम्हें उस हवेली के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद जब सुबह के वक्त हम उस हवेली के अंदर पहुँचे तो हमें हमारे दोस्त का कोई कपड़ा तक नहीं मिला। दोस्तों, इस घटना को बीते आज तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे अपने दोस्त की कमी खलती है जब मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।